गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग सभी राज्यों के पीसीएस एग्जाम्स के लिए पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह सीरीज पीसीएस एग्जाम सहित राज्य की सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी सहायक होगी। तो आज हमारी तारीख है 1 जुलाई 2022। तो आज के दिन से ही हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि ये सीरीज अनवरत रूप से चलती रहे। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो रहेगा प्राचीन भारत का इतिहास। तो आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चंपू शैली अर्थात गद्य पद्य मिश्रित में लिखा गया प्रथम अभिलेख है? नानाघाट अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, बेसनगर अभिलेख, नासिक अभिलेख। देखिए, जूनागढ़ अभिलेख जो है ये चंपू शैली अर्थात गद्य पद्य में लिखा गया पहला अभिलेख है। और ये जो अभिलेख है ये शक शासक रुद्रदामन, तो रुद्रदामन ने यह अभिलेख लिखवाया है। और कब लिखवाया है? 150 ईस्वी में लिखवाया है। यानी 150 ईस्वी में यह अभिलेख लिखवाया गया है। और इसकी भाषा जो है संस्कृत है, यानी ये संस्कृत भाषा का भी पहला अभिलेख है। और यह अभिलेख गुजरात के गिरनार में स्थित है। सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? भीतरी स्तंभ लेख, गढ़वा शिलालेख, सुपिया का लेख, कहोम स्तंभ लेख। देखिए, जो आपका सुपिया का लेख जो कि आपके एमपी के रीवा जिले में स्थित है, तो इसमें जो है घटोत्कच वंश को यानी गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। और जो आपका सुपिया का जो लेख है, तो सुपिया के लेख से हमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है। और इसी लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा गया है। भीतरी स्तंभ लेख जो है ये यूपी के गाजीपुर में स्थित है। यूपी के गाजीपुर में स्थित है। और इस लेख में हमें जो है पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्धों का वर्णन यहां पर देखने को मिलता है। गढ़वा शिलालेख जो है ये यूपी के प्रयाग में स्थित है, ये प्रयागराज में स्थित है। और ये जो है ये प्रयाग में स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख है। अगला है कहोम स्तंभ लेख। देखिए, कहोम स्तंभ लेख यूपी के गोरखपुर में स्थित है। कई बार ये पूछा जाता है कि ये कहां पर स्थित है, तो ये कहोम वाला जो है यूपी के गोरखपुर में स्थित है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सेकंड का सी वाला, सुपिया का लेख। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्षा की संभावना और अभाव पर काफी चर्चा की गई है? हर्षचरित, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, लघु जातक। देखिए, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और लघु जातक, ये तीनों के रचनाकार जो हैं ये बरहामिहिर हैं। यानी इन तीनों की रचना जो है बरहामिहिर ने की है। इसमें जो बृहत संहिता है, तो बृहत संहिता में वर्षा की संभावना और अभाव पर काफी चर्चा की गई है। और इस पुस्तक में मौसम संबंधी भविष्यवाणियां भी की गई हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का सी वाला। हर्षचरित की रचना जो है ये बाणभट्ट ने की है। और हर्षचरित में सिंचाई के लिए तुला यंत्र यानी रहट के प्रयोग की भी इसमें चर्चा देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर जो तुला यंत्र का शब्द इस्तेमाल किया गया है वो रहट के लिए किया गया है। जो कुओं से पानी निकालने के लिए तकनीक इस्तेमाल होती है उसको रहट बोलते हैं। तो उसकी चर्चा इसमें की गई है। अब आपकी पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और लघु जातक, ये सभी प्रसिद्ध रचनाएं बरहामिहिर की हैं। और ये बरहामिहिर जो है ये गुप्त काल के प्रमुख ज्योतिषी थे। यानी इनका संबंध गुप्ता पीरियड से है और ये उस समय के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। तो आपका सही आंसर है यहां पर तीसरे का सी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में गुप्तकालीन भारत एवं यूथोपिया के बीच व्यापार का उल्लेख किया गया है? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्ट्री, क्रिश्चियन टोपोग्राफी। 6ठी शताब्दी के अलेक्जेंड्रियन भिक्षु और व्यापारी कॉस्मोस की पुस्तक जो है क्रिश्चियन टोपोग्राफी, तो इसमें
गुप्त काल में भारत और इथियोपिया के बीच व्यापार की जानकारी इसमें दी गई है। तो इसकी रचना किसने की है? कॉस्मोस ने की है। तो इसी में ही सारी जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चौथे का डी वाला। नेचुरल हिस्ट्री की रचना जो है प्लिनी ने की है, यानी इसके जो राइटर हैं प्लिनी हैं। हिस्टोरिका जो है हेरोडोटस के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, इसके रचनाकार हेरोडोटस हैं। वहीं जो आपकी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी है, इसके रचनाकार अज्ञात हैं, यानी इसकी आज दिन तक जानकारी नहीं लगी है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का डी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, गुप्त काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कि कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। गुप्तकालीन मूर्तियों में कुषाण काल की मूर्तियों की तरह नग्नता नहीं है। गुप्तकालीन मूर्तियों में प्रभामंडल सादा, जबकि कुषाणकालीन मूर्तियों में सुसज्जित प्रभामंडल बनाए गए। गुप्तकालीन मूर्तियों में कुषाण काल की मूर्तियों की तरह नग्नता नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन जो है गलत है। देखिए यहां पर उल्टा लिखा हुआ है, जो गुप्तकाल की मूर्तियां हैं तो गुप्तकालीन मूर्तियों में सुसज्जित प्रभामंडल बनाए गए हैं, जबकि कुषाणकालीन मूर्तियों में प्रभामंडल सादा था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर पांचवें का ए, केवल एक। छठवां प्रश्न है आपका, गुप्तोत्तर काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन, इस काल में शूद्रों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। कारण, इस काल में शूद्रों ने अधिकांशतः कृषि का व्यवसाय अपना लिया। गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है वो है शूद्रों की सामाजिक स्थिति में सुधार होना। तो यहां पर आपका कथन बिल्कुल सही है। गुप्तोत्तर काल में शूद्रों ने अधिकांशतः कृषि का व्यवसाय अपना लिया, और इसका वर्णन इब्न खुर्दाब और ह्वेनसांग ने भी किया है। ह्वेनसांग जो गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन के शासन के समय भारत आया था, उसने शूद्रों को कृषक कहा था। तो यहां पर आपका अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर होगा छठवें का ए, यानी ए तथा आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सातवां प्रश्न है आपका, गिलुंद निम्नलिखित में से किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा? बनास या आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति। गिलुंद जो है ये बनास या आहार संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना गया है। यहां से पकी हुई ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनास या आहार संस्कृति के अन्य स्थलों में बालाथल आ जाता है और आहाड़ आ जाता है। एक तो बालाथल आ जाता है, आहाड़ आ जाता है, गिलुंद आपने यहां पर देख ही लिया। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सातवें का ए वाला। अब देखिए जो आपकी बनास या आहार संस्कृति है ये आपके वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित है। कायथा संस्कृति जो है ये एमपी में पड़ती है। मालवा संस्कृति जो है ये वेस्टर्न एमपी या फिर एमपी में ही बोल सकते हैं, एमपी में ही पड़ती है ये। जोरवे संस्कृति का संबंध जो है ये महाराष्ट्र से है, यानी वर्तमान में ये महाराष्ट्र में पड़ती है। तो हमारा जो सही आंसर है आपका वो आपका है सातवें का ए वाला। आठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक काल सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल। देखिए जो आपका निम्न पुरापाषाण काल है तो इसके उपकरण सर्वप्रथम सिंधु नदी की छोटी सहायक नदी सोहन नदी की घाटी से प्राप्त हुए, और इसी कारण इस काल को सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आठवें का ए वाला। जो आपका मध्य पुरापाषाण काल है इस काल को फलक संस्कृति काल के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये जो काल आपका है ये फलक संस्कृति काल के नाम से इसको जाना जाता है। अगला आपका जो है ये है आपका मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है, यानी इसको जो है जो सूक्ष्म पाषाण जो है सूक्ष्म पाषाण संस्कृति के नाम से इसको जाना गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आठवें का ए वाला। नौवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस
सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को हाल ही में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, बनावली। देखिए सन 2021 में गुजरात में स्थित धौलावीरा हड़प्पा स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यूनेस्को के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इस स्थल की जो खोज है, यानी जो आपका धौलावीरा स्थल है, इसकी खोज 1967 में JP जोशी ने की थी और धौलावीरा के जो निवासी थे वो जल संरक्षण तकनीक से परिचित थे। यह नगर 3 भागों में डिवाइड था, यानी जो नगर ये था ये 3 भागों में डिवाइड था, जिसमें दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचला नगर शामिल था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9 में का बी वाला, यानी धौलावीरा। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। 10वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए प्रमुख साहित्यिक रचना एवं रचनाकार को सुमिलित कीजिए। एक तरफ रचना है सूची 1 में और सूची 2 में उनके रचनाकार हैं। कथा सरिस सागर, देखिए इसकी रचना जो है सोमदेव ने की है और इससे हमें जो है मौर्यकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगली रचना जो है आपकी ये है बृहत कथा मंजरी। तो बृहत कथा मंजरी की रचना जो है क्षेमेंद्र ने की है और इससे भी हमें मौर्यकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगली जो है ये है नीतिसार, इसकी रचना कामांदक ने की है और इससे हमें गुप्तकालीन राजतंत्र की जानकारी प्राप्त होती है। अगली है आपकी रामचरित। तो देखिए रामचरित की रचना जो है ये संध्याकर नंदी ने की है और इससे हमें बंगाल के शासक रामपाल की जीवन के बारे में पता चलता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा आपका 10वें का ए, यानी ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो हमारी PCS स्पेशल डेली जीके की सीरीज है, इस सीरीज में किसी भी प्रकार के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर आपके केवल और केवल स्टैटिक विषयों के क्वेश्चन रखे जाएंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन अगर इसमें शामिल कर दिए जाएंगे तो कुछ समय के बाद ये वीडियो उतना ज़्यादा प्रासंगिक नहीं रह जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है लगातार बदलता रहता है, जबकि स्टैटिक पोर्शन जो है वो सालों साल बदलता नहीं है, बहुत ही कम यानी यदा कदा ही उसमें परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर वही प्रश्न रखे गए हैं जो कि स्टैटिक हैं और स्टैटिक में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपके साइंस एंड टेक है, आर्ट एंड कल्चर है, या फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी है या अर्थशास्त्र है, इनसे संबंधित आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। आप लोगों की शिकायत दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, ये सीरीज स्टार्ट की है और मेरी आशा यही है कि आप लोग भी इसको पूरा समर्थन देंगे। ये सीरीज आपके PCS एग्जाम के लिए तो लाभदायक है ही है, इसके अलावा जितने भी आपके एक दिवसीय एग्जाम होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश यही है कि आप लोग इसके एक भी लेक्चर को मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।